सेल्फ डॉक्टर विनीता अग्रवाल, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, गवर्नमेंट JY छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर। आज हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ पेनल स्टैट्यूट्स। यह तो हम सभी जानते हैं कि इंटरप्रिटेशन तभी करना है जब किसी विधि में कोई अस्पष्टता या संदिग्धता हो, तभी इंटरप्रिटेशन किया जाना है। अब इंटरप्रिटेशन जितने भी प्रकार के स्टैट्यूट्स हैं, स्टैट्यूट्स मीन्स क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ के जो इंटरप्रिटेशन होता है वो कुछ अलग तरीके से होता है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि दंडित जिस व्यक्ति को किया जाता है, क्रिमिनल लॉ मतलब अपराध, और अपराध में दंड मिलने नहीं। तो जो व्यक्ति को हम दंडित करते हैं उस दंड का उसकी लाइफ पे गहरा प्रभाव पड़ता है। उसकी लाइफ पे तो गहरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही साथ उससे जुड़े हुए व्यक्तियों की लाइफ भी प्रभावित होती है। इसलिए पेनल लॉ के इंटरप्रिटेशन के कुछ नियम हैं जो केवल पेनल लॉ पर ही लागू होते हैं। तो एक प्रिंसिपल नियम क्या है पेनल लॉ का, कि दंड विधि का निर्वचन कठोरता से किया जाना चाहिए। पेनल स्टैट्यूट्स मस्ट बी इंटरप्रिटेड स्ट्रिक्टली। तो ये जो एक लाइन हम बोलते हैं कि दंड विधि का निर्वचन कठोरता से किया जाना चाहिए, तो इसका मतलब क्या, कैसा दंड विधि का निर्वचन हो। तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं कि अभियुक्त दंड विधि मतलब अभियुक्त को क्या क्या सुरक्षाएं कानून के द्वारा प्राप्त है। वो कौन सी बातें हैं जो हम दंड विधि का निर्वचन करते समय न्यायपालिका ध्यान में रखेगी। तो अभियुक्त को क्या सुरक्षाएं प्राप्त है। पहला, जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित न हो जाए उसके निर्दोष होने की अवधारणा की जाती है। हर व्यक्ति को हम तब तक निर्दोष मानेंगे जब तक उसका दोष साबित न हो जाए। जैसे ही क्या होता है, कोई अपराध होता है तो किसी न किसी पे आरोप लग जाता है। तो किसी पे आरोप लगा है या कोई कस्टडी में है या कोई गिरफ्तार हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपराधी हो गया। तो पहले हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाएगा वो निर्दोष है। दूसरा, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप साबित करने का भार अभियोजन पर है। अभियुक्त साबित नहीं करेगा कि मैंने अपराध नहीं किया, दूसरा पक्ष जो ये कह रहा है अभियोजन कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, तो साबित भी वही करेगा। साबित करने का तरीका हम जानते ही हैं कि एविडेंस एक्ट में अपराधी को अपराध से कैसे जोड़ना है, ये एविडेंस एक्ट में। तो एविडेंस आएगा, तो एविडेंस कैसा होना चाहिए, एविडेंस ऐसा होना चाहिए कि अभियुक्त को दोषी सिद्ध करने में कोई संदेह न रह जाए। यदि संदेह मिला कि एक बात जाती है कि दोषी हो भी सकता है और एक बात जाती है कि दोषी नहीं भी हो सकता है, तो संदेह का फायदा अभियुक्त को दिया जाएगा। एक जो दंड विधि का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि 100 दोषी भले ही बच जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। 2 चीज होती है, देखो, लॉ एंड जस्टिस। लॉ क्या है, जो कानून की किताबों में लिखा है, और जस्टिस क्या है, उस लॉ को जब हम परिस्थितियों में फिट करते हैं, जिसको हम तर्क के आधार पर बताते हैं कि इसने अपराध किया कि नहीं किया। तो न्याय कब हारता है, जब किसी निर्दोष को सजा हो जाती है। न्याय तब नहीं हारता, हम कहते हैं ना कि अरे देखो उसने तो मर्डर किया था, उसको तो कोई सजा नहीं हुई, वो तो बच गया, कानून तो कुछ नहीं देखता। ऐसा नहीं है। कानून में निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए, दोषी भले ही बच जाए। एक निर्दोष को यदि सजा हो जाएगी तो न्याय हार जाएगा। यदि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप साबित नहीं होता है तो वह दोष मुक्त कर दिया जाएगा। एक और नियम यह है कि किसी अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। अभियुक्त से जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उसको विवश नहीं किया जाएगा कि वो उसको उत्तर दे। अभियुक्त का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जाता। अभियुक्त यदि प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है या गलत उत्तर देता है तो उसके लिए उसे दंडित नहीं किया जाएगा। अभियुक्त का कथन कभी भी शपथ पर नहीं लिया जाता। अभियुक्त चाहे तो वहाँ जो बोलना चाहे वो बोल सकता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जिस समय वो पुलिस कस्टडी में होता है या जिस समय वो न्यायालय के समक्ष लाया जाता है तो भय में, दबाव में या धमकी में रहता है। तो अक्सर क्या होता है कि डर के वो बोल देता है कि हाँ मैंने अपराध किया, मतलब संस्वीकृति, कन्फेशन, स्वीकार कर लिया कि मैंने अपराध किया। परंतु यदि उसने कन्फेशन कर भी लिया तो कन्फेशन के आधार पर उसको दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा।
यह तो हो गई कि अभियुक्त को हमने क्या क्या सुरक्षा प्रदान की गई है। अब इसके बाद विचारण, जब अभियुक्त का ट्रायल होता है तो उसको कौन सी सुरक्षाएं प्राप्त है। पहली सुरक्षा तो ये कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा, उसका जो विचारण होगा वो खुले न्यायालय में होगा। तीसरा, विचारण अभियुक्त की उपस्थिति में होता है। चौथा, यदि मान लीजिए अभियुक्त फरार है तो तब तक विचारण रुका रहेगा जब तक कि वो गिरफ्तार ना कर लिया जाए। इसी प्रकार मान लीजिए अभियुक्त यदि अनसाउंड माइंड का है तो जब तक वो स्वस्थ चित्त का नहीं हो जाएगा विचारण नहीं होगा। और नेचुरल जस्टिस यहाँ भी लागू होता है कि अभियुक्त को आरोप का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। नेक्स्ट, अभियुक्त की प्रतिरक्षा, अभियुक्त का डिफेंस उसके पसंद के प्लीडर से करवाया जाएगा। यदि अभियुक्त कस्टडी में है तो उसे डिफेंस करने के लिए वकील से संपर्क कराया जाएगा। यदि अभियुक्त निर्धन है, खर्च नहीं कर सकता है, तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, निःशुल्क वकील उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये है कि अभियुक्त को क्या क्या सुरक्षा पेनल लॉ में प्राप्त है। अब पेनल लॉ के मेन 4 नियम हैं जिसको हम एक शब्द में कहते हैं नल्ला पोइना साइने। ये 4 बातें क्या हैं। पहली चीज, दंड विधि अपराध करने के पहले निश्चित होना चाहिए। मान लीजिए आज चोरी अपराध है या चोरी के लिए 7 साल की सजा है। मान लीजिए हमने आज चोरी की और जब हमने चोरी की उस समय वो चोरी का अपराध था ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चा डूबता है तालाब में और हमें तैरना आता है और हम उसको नहीं भी बचाते तो मोरली गलत है, मगर इसके लिए कोई सजा नहीं मिलती है। तो कल को मान लीजिए हमने बच्चे को नहीं बचाया या एक्सीडेंट में कोई गिरता है तो हमने उसको नहीं उठाया। कल को मान लीजिए आईपीसी में कोई सेक्शन बना के हो जाता है कि जो एक्सीडेंट हुआ उसको नहीं उठाने पे इतनी सजा दी जाएगी। तो ऐसा नहीं कि पहले जितने लोगों ने नहीं उठाया उनको भी सजा मिले। इसलिए दंड विधि कौन सा कार्य अपराध है और कितनी मात्रा में उसको दंड मिलेगा ये पहले निश्चित होना चाहिए। और ये हमारी भारतीय दंड संहिता में निश्चित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 2 में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोक के लिए जिसका कि वह भारत के भीतर दोषी होगा इस संहिता के अधीन दंड का भागी होगा, अन्यथा नहीं। तो अपराध भारतीय दंड संहिता के किसी न किसी सेक्शन में आना चाहिए। दूसरा, अपराध भारत में ही किया जाना चाहिए और वो जो है तब उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता लागू होगी और उसके अनुसार उसको दंड दिया जाएगा। पहली बात नल्ला पोइना साइना की। दूसरी बात, किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका कार्य दंड संहिता के उपबंधों के अंतर्गत अपराध में नहीं आता है। दंड संहिता के उपबंधों के अंतर्गत अपराध में आना मतलब, मान लीजिए दंड संहिता में चोरी की परिभाषा है, चोरी के 5 तत्व हैं। कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति को उसके कब्जे से बिना उसकी सहमति के हटाता है, तो ये 5 चीज इकट्ठी होगी तभी वो चोरी कहलाएगी, नहीं तो नहीं कहलाएगी। तो जो भी कार्य है वो दंड संहिता के उपबंधों में उसमें जो अपराध की परिभाषा दी है उसके अंतर्गत आना चाहिए। तीसरी चीज, दंड विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता। वही जो पहले बताए कि जिस समय हम अपराध कर रहे हैं उस समय वो अपराध के रूप में परिभाषित होना चाहिए। यदि बाद में कभी वो परिभाषित होता है तो पहले किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। चौथी चीज, दंड विधि में दंड की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, इसलिए दंड की सीमा तय करने के लिए न्यायालयों को डिस्क्रिशनरी पावर प्रदान है ताकि परिस्थितियों एवं तथ्यों के अनुसार दंड का निर्धारण किया जा सके। मतलब दंड विधि में मान लीजिए जैसे दिया है चोरी के लिए 7 साल की सजा, तो ये अधिकतम है। ऐसा नहीं कोई एक ब्रेड चुरा रहा है या कोई 10 रुपए की चीज चुरा रहा है तो उसको 7 साल की सजा दे। उसके बाद न्यायालय वहां पर न्यायालय के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि परिस्थितियों और तथ्यों के अनुसार दंड का निर्धारण करे। तो ये चारों चीज मिलके दंड के निर्वचन को इकट्ठा करती हैं, जिसको एक शब्द में हम कहते हैं नल्ला पोइना साइने। नल्ला पोइना साइने मतलब सुनिश्चित दंड विधि, अपराध का दंड विधि के उपबंधों के अंतर्गत होना, भूतलक्षी प्रभाव का अपराध न होना और दंड की सीमा में निर्धारण के लिए न्यायालयों की स्वविवेक की शक्ति। अब जो हमने पहली लाइन ली थी कि दांडिक कानूनों का निर्वचन स्ट्रिक्टली किया जाना चाहिए, तो कैसे होता है दांडिक कानूनों का निर्वचन का क्या नियम है जिसका न्यायपालिका को न्यायालय को अक्षरशः पालन करना होता है जब भी वो दांडिक कानून को सॉल्व करते हैं। तो पहला,
कठोरता से होना चाहिए। तो कठोरता का मतलब क्या कि संदेह या अस्पष्टता की स्थिति है तो फायदा अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। धारा की जो शब्दावली है वो पूरी स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हत्या पढ़ लिए और उसके नीचे के स्पष्टीकरण नहीं पढ़े, आपराधिक मानववध पढ़ लिए उसके नीचे के स्पष्टीकरण नहीं पढ़े, उसमें किंतु परंतु और जो भी उसके इंटरनल एड्स हैं, जो भी उसके उदाहरण है, सब हर शब्द को पूरा तरह पढ़ के फिर स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो है दंड की परिभाषा में आता है या नहीं, अपराध की परिभाषा में आता है कि नहीं। तो दंड विधि में जो अपराध के तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं, सबको शामिल करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने इस तरफ पढ़ लिए पूरे अपराध, पर उसी दंड विधि में अपवाद भी तो हैं, तो पूरी दंड विधि के अंदर जितने भी उस अपराध से रिलेटेड तत्व हैं उनको समाविष्ट करके ही उसको अपराध का निर्वचन करना चाहिए। यदि कोई निर्वचन ऐसा है कि पेनल्टी से बचा जा सकता है, मान लीजिए दो अर्थ निकल रहे हैं, एक में उसको सजा देनी चाहिए, एक में नहीं देनी चाहिए, या कम देनी चाहिए, ज़्यादा देनी चाहिए, तो अगर ऐसा कुछ है कि पेनल्टी से बचा जा सकता है तो कौन सा निर्वचन अपनाना चाहिए? जो पेनल्टी से बचता है। यदि जहां हम पेनल्टी दे रहे हैं तो उसके शब्द स्पष्ट और वेल डिफाइंड होना चाहिए, पेनल्टी का पूरा कारण बताना चाहिए कि क्यों हम इसमें पेनल्टी दे रहे हैं। दंड विधि में निर्धारित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। न्यायालयों की जो विवेक की शक्ति है वो दंड को कम करने के लिए, दंड को बढ़ाने के लिए नहीं, कि न्यायालय के विवेक में आ जाए कि नहीं नहीं इसको 7 साल नहीं, इसको तो 10 साल की सजा दे चोरी, तो ऐसा नहीं कर सकते। कम कर सकते हैं, जो निर्धारित दंड है उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का कोई पेनल लॉ हो ही नहीं सकता, ये फंडामेंटल राइट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 में कि भूतलक्षी प्रभाव देने वाली दांडिक विधि नहीं होगी। अभी जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है तो हम अपराधी को सामाजिक खतरा नहीं मान रहे हैं, ये नहीं मान रहे हैं कि आज हम इसको छोड़ देंगे तो समाज के लिए खतरा बन जाएगा, बल्कि बीमार व्यक्ति समझा जा रहा है। इसलिए उपचार को दंड से अधिक महत्व दिया जाता है वर्तमान में। इसलिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम अभी दांडिक विधि के निर्वचन में ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो जब भी दंड का आदेश दिया जाता है तो दंडादेश का विनिश्चय करते समय हमको समुचित दंडादेश का विनिश्चय करना चाहिए। तो समुचित दंडादेश किसे कहेंगे? जैसे अपराध की प्रकृति देखें, अपराध की परिस्थिति देखें, अपराधी का पुराना रिकॉर्ड देखें, अपराधी की आयु देखें, अवस्था देखें, अपराधी की शिक्षा, घरेलू जीवन, सामाजिक अवस्था, ये सब एक साथ देख के फिर देखना चाहिए कि उसको दंडादेश कितना दिया जाए, किस टाइप का दिया जाए। कैपिटल पनिशमेंट हम जाते हैं मृत्यु दंडादेश। मृत्यु दंडादेश में एक चीज जजेस को, न्यायपालिका को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये दंड केवल अपराधी के शरीर को ही नहीं नष्ट करता, बल्कि उसके कुटुंब का, पूर्ण सामाजिक और आर्थिक स्थिति का नाश करता है। इसलिए बहुत रेयर केस में कैपिटल पनिशमेंट की सजा दी जानी चाहिए। दांडिक विचारण यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। मान लीजिए आप किसी को 6 महीने जेल में रख दिए और उसके बाद मालूम पड़ रहा है कि उसको तो सजा 1 ही महीने की मिल रही है, तो 5 महीने कहाँ से जाएंगे? इसलिए दांडिक विचारण जितना भी हो यथाशीघ्र करना चाहिए, स्पीडी ट्रायल हो। दंडादेश में सुधारने का उद्देश्य विद्यमान रहना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए कि हमारा उद्देश्य अपराधी को सुधारना है, अपराध को खत्म करना है, अपराधी को नहीं। और सभी अपराध, ये भी मान के चलना चाहिए कि सभी अपराध दांडिक नहीं होते, अपराध होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने अपने भूखे बच्चे के लिए ब्रेड चुराई, तो अपराध तो है, चोरी की परिभाषा में तो आ जाएगा। पर यदि मान लो आपने उसको दंड दे दिया तो फिर क्या होगा, उसके बच्चे का क्या होगा? तो हमेशा ये मत मानो कि अपराध में दंड देना ही है। केवल कार्य से दोष नहीं बनता, उसके साथ आपराधिक मना स्थिति होना चाहिए, मेंस रिया। और ये जो सिद्धांत है आप लोग अच्छे से जानते हैं, रेग वर्सेस गोविंदा के केस से चला आ रहा है कि केवल कार्य ही किसी कार्य को अपराध नहीं बनाता, आपराधिक मना स्थिति उसमें होना चाहिए। चालू बने रहने वाले अपराध और एक बार के अपराध में अंतर होता है। कोई होता है अपराधी बार बार चोरी कर रहा है और किसी ने एक बार चोरी करी, तो दोनों में अंतर होगा ना। तो जो बार बार चोरी कर रहा है और जिसने एक बार चोरी करी, तो दोनों की सजा एक नहीं हो सकती। या एक होता है एक बात में झूठ तो हर बात में झूठ, फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनियस। अरे किसी ने एक बार झूठ बोल दी तो ये मत मान के चलो कि वो तो हर बात में झूठा है। तो इस चीज को भी परिस्थितियों में बहुत सावधानी से लागू करना चाहिए। एक व्यक्ति को उसी अपराध के लिए अधिक बार दंडित, एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। एक कॉन्स्टिट्यूशन में है फंडामेंटल राइट, डबल जेओपर्डी,
एक व्यक्ति ने अपराध किया, और आपने इसके ऊपर फिल्म भी देखी होगी अंधा कानून में, जिसमें उसको सजा मिलती है किसी व्यक्ति के मर्डर के लिए। बाद में वो व्यक्ति जिंदा निकलता है और फिर वो भरे कोर्ट में उसको मारता है और बोलता है मुझे तो अब सजा मिल ही नहीं सकती, क्योंकि इसको मारने के लिए मैं सजा प्राप्त कर चुका हूँ। इसलिए एक व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा उसी अपराध के लिए। एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति का दोबारा विचारण नहीं हो सकता। एक न्यायालय में उसका विचारण चल गया, वहाँ से उसको जो भी दंड मिलना था नहीं मिला, छूट गया, उसके बाद दूसरी कोर्ट में फिर वो विचारण चला दो। तो क्रिमिनल लॉ में भी रेस जुडिकेटा है, इसको रेस जुडिकेटा कहते हैं, क्रिमिनल लॉ में भी ये नियम लागू होता है। तो एक सब एंड सब्सटेंस पेनल स्टैट्यूट्स मस्ट बी इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली। दांडिक विधि का निर्वचन कठोरता से किया जाना चाहिए। इसके कितने मेन पॉइंट्स हो गए? मेंसरिया, एक बात में झूठ तो हर बात में झूठ को देखना है। दोहरे खतरे का सिद्धांत, डबल जेपरडी, उपचारात्मक उद्देश्य रखना है, अपराध के सारे तत्वों को समाविष्ट करना है, पेनल्टी के शब्द वेल डिफाइंड होना चाहिए, निर्धारित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए, आरोप साबित करने का भार अभियोजन पर होगा। आरोप मान लीजिए साबित नहीं होता है तो संदेह का फायदा अभियुक्त को मिलेगा। हमेशा अवधारणा क्या करनी है कि अभियुक्त निर्दोष है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट प्रोहिबिटेड है। दंड विधि सुनिश्चित होना चाहिए। स्पीडी ट्रायल हो। यदि कोई कार्य कितना भी गलत क्यों ना हो, यदि वो दंड विधि में अपराध की परिभाषा में नहीं है तो उसके लिए दंड नहीं दिया जाएगा। स्पीडी ट्रायल हो, खुला विचारण हो, डिफेंस का पर्याप्त अवसर हो, अभियुक्त को उत्तर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा और संदेह का फायदा अभियुक्त को मिलेगा। इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट दांडिक विधि को दांडिक विधि के निर्वचन को एक दिशा प्रदान करता है। इसलिए हम कहते हैं कि पेनल स्टैट्यूट्स मस्ट बी इंटरप्रिटेड स्ट्रिक्टली, कठोरता से पालन करना चाहिए।